एक ना, एक बेटी, दो अजनबी युवक और एक पिता का टूटा हुआ सब। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने पूरा परिवार मिटा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, एक ऐसा चैनल जहां हर केस सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी होता है। अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो इसे आखिरी पल तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कानून की, आपकी सुरक्षा की और उन बातों की जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का केस। राजस्थान के नागौर जिले के सूखे और धूल भरे इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुरा। इसी गांव की एक संकरी गली में मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना सा घर था। यहीं रहता था हरदेव राम, उम्र करीब 45 साल। दिन भर ठेले पर चाट बेचकर जैसे तैसे घर चलाने की कोशिश करने वाला एक आम इंसान। सुबह सुबह हरदेव ठेला लगाकर निकल जाता। धूप, धूल और ग्राहकों की आवाजों के बीच वो मेहनत करता था, लेकिन मेहनत से ज्यादा उसकी जिंदगी पर हावी थीं उसकी दो बुरी आदतें, शराब और जुआ। शाम ढलते ही जो पैसे जेब में होते वो घर तक पहुंचते पहुंचते या तो शराब की बोतल में बदल जाते या फिर ताश के पत्तों के नीचे दब जाते। घर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। गरीबी ऐसे साथ चल रही थी जैसे उसकी परछाई। हरदेव राम की पत्नी सरोज देवी के चेहरे पर मुस्कान अब बरसों पहले कहीं खो चुकी थी। उम्र करीब 40 साल, लेकिन झुर्रियां उससे कहीं ज्यादा जिंदगी देख चुकी थीं। शिवपुरा गांव की उसी मिट्टी की खुशबू उसके कपड़ों में बसी रहती थी, जहां हर दिन संघर्ष से शुरू होता और चिंता पर खत्म। सरोज देवी का सबसे बड़ा डर था हरदेव की नशे की आदत। अक्सर ऐसा होता कि शाम ढलते ही वो लड़खड़ाते कदमों से घर लौटता, आंखें लाल, आवाज ऊंची और दिमाग में बस एक ही बात, किसी न किसी बहाने झगड़ा। कभी कहता नमक ठीक से डाला ही नहीं, कभी बोलता रोटी ठंडी क्यों है, और कई बार तो बिना किसी वजह के ही आसमान सिर पर उठा लेता। सरोज देवी चुप रहना ही बेहतर समझती थी, क्योंकि उसे पता था एक शब्द भी बोला तो रात और लंबी हो जाएगी। इसी घर में रहती थी उनकी बेटी निधि, 19 साल की, पतली सी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी का बोझ साफ झलकता था। नागौर के कस्बे के सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो घर पर बैठकर सिलाई का काम करती थी। दिन में कभी पड़ोस की औरतों के ब्लाउज तो कभी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म। निधि की सुई और धागे से घर की रसोई चलती थी। लेकिन सरोज देवी की चिंता सिर्फ आज की नहीं थी, उसे डर था आने वाले कल का। गांव की औरतें अक्सर ताने देती, लड़की बड़ी हो रही है, कब करोगी शादी। सरोज देवी के पास कोई जवाब नहीं होता, ना दहेज के पैसे, ना कोई ढंग का रिश्ता, और ना ही घर की हालत ऐसी कि कोई भरोसा कर ले। और यही चिंता धीरे धीरे इस कहानी की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक वजह बनती जा रही थी। एक रात की बात है। हरदेव राम ने शराब के लिए घर सिर पर उठा लिया। शाम ढलते ही वो नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। पैर ठीक से टिक नहीं रहे थे, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और बोलने के लहजे में वही चिड़चिड़ापन। घर में घुसते ही उसकी जुबान पर एक ही बात थी, पैसे दे, शराब के लिए। सरोज देवी ने जैसे ही धीरे से मना किया, हरदेव का पारा चढ़ गया। उसका बदन गुस्से से कांपने लगा, आवाज तेज होती चली गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। हरदेव की आवाज गली तक जाने लगी, लेकिन हरदेव को किसी की परवाह नहीं थी। पड़ोसी दरवाजे के पीछे से सब सुन रहे थे, लेकिन कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गुस्से में हरदेव सीधे रसोई की तरफ बढ़ा। पुराना सा चूल्हा, जंग लगी पाइप, उसने रसोई में गैस खोलकर छोड़ दी और धमकी देने लगा, आज सब खत्म कर दूंगा। वो बड़बड़ाता रहा। सरोज देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी निधि का चेहरा घूम गया। कांपते हाथों से उसने हरदेव को रोकने की कोशिश की। किसी तरह हालात को संभालते हुए उसने गैस बंद की और बिना कुछ कहे अपनी बची खुची जमा पूंजी उसे दे दिया। उसे पता था अगर आज शराब नहीं मिली तो रात और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कुछ देर बाद हरदेव शराब लेकर लौटा। घूंट पर घूंट पीता गया और थोड़ी ही देर में जमीन पर पड़ा गहरी नींद में सो गया। सरोज देवी चुपचाप उसे देखती रही। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद सरोज देवी के मन में एक बात साफ बैठ गई थी, सिर्फ हालात को सहते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। शिवपुरा जैसे छोटे गांव में जहां रोजगार के मौके पहले से ही सीमित थे, सरोज देवी ने एक कठिन फैसला लिया।
घर के पीछे का वो छोटा सा कमरा जिसमें कबाड़ और पुराने बर्तन पड़े रहते थे, उसे किराए पर देने का। उसे लगा अगर थोड़ा सा पैसा हर महीने आ जाए तो घर किसी तरह चल सकता है। कुछ दिनों बाद गांव के ही सरकारी स्कूल में काम करने वाला युवक दिनेश किराएदार बनकर आ गया। दिनेश की उम्र करीब 25-26 साल की थी। कपड़े हमेशा सलीके से पहने रहता था, बोलचाल ढंग की थी और भीड़ में भी वो बाकियों से अलग ही नजर आता था। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। दिनेश सुबह सुबह स्कूल निकल जाता था और शाम को लौटकर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता। मगर छोटे घर में कौन सी दूरी ज्यादा देर तक बनी रहती है। कभी पानी भरते वक्त दो बात हो जाती, कभी चूल्हे के पास हालचाल पूछ लिया जाता और कभी तो दिन भर की टेंशन अपने आप निकल जाती। दिनेश चुपचाप ध्यान से सुन लेता था, बिना टोके, बिना जज किए। बस यही बात सरोज देवी को कुछ अलग सी लगी और फिर धीरे धीरे वो अपनापन, वो हमदर्दी नजदीकी में बदलने लगी। दिनेश अब कभी कभी पैसों से भी हाथ बटाने लगा। कभी कह देता सब्जी मैं ले आता हूं, तो कभी बिजली के बिल के लिए चुपचाप पैसे रख जाता। सरोज देवी ने पहले तो मना किया, काफी बार किया, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर बार मना करने की हिम्मत नहीं बचती थी। घर में पहली बार पैसों की तंगी थोड़ी सी कम होती दिखी। राशन अब समय पर आने लगा और निधि का सिलाई का काम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। मगर इसी राहत के साथ साथ कुछ और भी बदल रहा था। रिश्तों की जो एक हद थी वो चुपचाप धुंधली होती जा रही थी। सरोज और दिनेश के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी और कब रिश्तों की हद टूट गई ये दोनों को खुद भी ठीक से पता नहीं चला। सरोज मन ही मन जानती थी जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब जिंदगी बार बार मजबूरी सामने खड़ी कर दे तो सही और गलत की जो लकीर होती है ना, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। और शिवपुरा के उसी छोटे से घर में जहां पहले सिर्फ गरीबी बसती थी, अब एक खामोश सा गलत फैसला भी अपनी जगह बना चुका था। एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर इस कहानी को और भी अंधेरे मोड़ पर ले जाने वाला था। समय के साथ दिनेश को शिवपुरा के उस घर में रहना सहज लगने लगा था। अब वो खुद को सिर्फ किराएदार नहीं, उस घर का ही हिस्सा समझने लगा था। इसी भरोसे में एक दिन उसने अपने दोस्त सौरभ का जिक्र सरोज देवी से कर दिया। फिर क्या, कुछ ही दिनों में सौरभ का भी उस घर में आना जाना शुरू हो गया। सौरभ दिखने में पढ़ा लिखा सा लगता था, कपड़े साफ सुथरे, बात करने में आत्मविश्वास और देखने से लगता किसी ठीक ठाक घर से होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो अपने घर से झगड़कर भाग आया था और अब कस्बों में भटकते हुए अपनी जगह तलाश रहा था। शुरुआत में सौरभ कभी कभार आता, दिनेश से बातें करता और फिर चला जाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी बढ़ने लगी। सरोज देवी भी उन बातचीत का हिस्सा बन जाती। शुरुआत में बस सुनती थी, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। अब तीनों के बीच बातें होने लगी। सरोज देवी ने सौरभ को भी धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया। सरोज देवी और सौरभ के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगीं। सरोज देवी अब सौरभ के साथ भी वही काम करने लगीं जो पहले दिनेश के साथ करती थीं, और इसके बदले दोनों लड़कों से पैसे लेकर वो अपने घर का खर्च चलाने लगी। उधर उसी समय निधि कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चली गई थी। सरोज देवी जानती थी कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन जब जिंदगी हर तरफ से रास्ते बंद कर दे तो इंसान गलत और मजबूरी के बीच फर्क करना छोड़ देता है। कुछ हफ्तों बाद निधि नानी के घर से वापस शिवपुरा लौटी। घर की दहरी पार करते ही उसे लगा ये वही घर नहीं रहा जिसे छोड़कर वो गई थी। दिनेश और सौरभ से उसकी बातचीत शुरुआत में बस जरूरत तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे वो बातचीत आदत में बदलने लगी। दिनेश और सौरभ उससे बात करते समय अब ज्यादा सहज हो चुके थे और निधि भी उनकी मौजूदगी को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। दिनेश और सौरभ की नजरें अनजाने में नहीं बल्कि बहुत जानबूझकर निधि को घूरने लगीं। निधि ने ये सब महसूस किया लेकिन चुप रही। उसे पता था घर की हालत और पिता हरदेव राम की आदतें। एक शाम जब घर में पैसे की बात चली तो निधि ने भी धीरे से अपनी जरूरत रख दी। अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो काम सीखने या आगे कुछ करने में आसानी होगी। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। मदद का जवाब सीधे शब्दों में नहीं आया, एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर निधि का दिल बैठ गया। वो जानती थी ये गलत है, लेकिन उसके सामने कोई साफ रास्ता भी नहीं था। माँ चुप थी, पिता बेखबर और हालात हर तरफ से उसे घेर चुके थे। उस रात निधि बहुत देर तक जागती रही। सिलाई मशीन के पास बैठी वो सोचती रही कि अगर मैं मना कर दूं तो घर कैसे चलेगा। हालात और मजबूरी ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस रास्ते पर उसकी माँ सरोज देवी कभी हालात से हार कर आगे बढ़ी थीं, निधि अब उसी रास्ते को अपनी नियति मानने लगी थी।
निधि अब ज्यादा सवाल नहीं करती थी। उसे बस इतना दिखता था कि घर का खर्च किसी तरह चल रहा है, रसोई में खाना पक रहा है, उसके लिए कपड़े आ रहे हैं और बाहर वालों से उधार मांगने की नौबत फिलहाल नहीं आ रही। यही सब उसकी चुप्पी की सबसे बड़ी वजह बन चुका था। हरदेव राम अब भी अपनी ही दुनिया में खोया रहता। दिन भर मेहनत, शाम होते ही नशा और फिर एक गहरी नींद। उसे न घर के बदले माहौल की कोई खबर थी, न उसे ये एहसास था कि उसके पीछे उसके घर में क्या हो रहा है। सरोज देवी भी अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी। माँ और बेटी के बीच वो रिश्ता जो कभी भरोसे और सुरक्षा से भरा था, अब चुप्पी में बदल चुका था। पूरे घर में कोई खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन हर कोई सच जानता था। लेकिन उस दिन जब निधि को अचानक तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी, हरदेव राम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अब सामने आने वाली है। अस्पताल में जब महिला डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी भौहें तन गईं। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हरदेव राम, आपकी बेटी 1 महीने की गर्भवती है। ये शब्द सुनते ही हरदेव राम के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरे में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में निधि फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हरदेव राम कुछ बोल नहीं पाए, बस बेटी को देखते रहे जैसे उसे पहली बार देख रहे हों। निधि ने सिर झुकाते हुए सच उगल दिया। कैसे दिनेश और सौरभ दोनों पैसे से मदद करने के बदले उसके साथ गलत हरकत करते रहे। रोते हुए उसने कहा, मैंने बहुत गलत रास्ता चुन लिया है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ पल चुप रहने के बाद निधि ने जो कहा उसने हरदेव राम की आत्मा तक हिला दी। पिताजी, माँ भी इन्हीं दोनों लड़कों के साथ पहले से गलत रास्ते पर चल चुकी हैं। ये सुनते ही हरदेव राम की आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बसाया था, वही घर अब दिनेश और सौरभ जैसे लड़कों की हवस का अड्डा बन चुका था। और इस कहानी का अंजाम अब बहुत भयानक होने वाला था। उस रात राजस्थान के नागौर जिले के शिवपुरा गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। गलियों में सन्नाटा था, कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर से आ रही थी और हरदेव राम अपने कच्चे मकान के आंगन में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न आंसू, न कोई बेचैनी। लेकिन भीतर ही भीतर हरदेव राम पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर की बातों की गूंज और निधि की कांपती हुई आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। इज्जत, भरोसा, पति और पिता होने का हक। पास के कमरे में सरोज देवी और बाकी लोग थे, लेकिन उस पल हरदेव राम खुद को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अगर ये सच गांव तक पहुंचा तो शिवपुरा की गलियों में उसका नाम नहीं, उसकी बदनामी घूमेगी। रात और गहरी होती गई। घड़ी की सुइयों की आवाज उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी और उसी अंधेरे में हरदेव राम के मन में एक कठोर और डरावना फैसला आकार लेने लगा। एक ऐसा फैसला जिसे वो सही या गलत के तराजू पर नहीं तोल रहा था, बस उसे अंत समझ रहा था। उस पल हरदेव राम ने तय कर लिया था कि कल की सुबह इस घर के लिए पहले जैसी नहीं होगी। धीरे धीरे वो उठा, रसोई की तरफ गया जहां दिन में चूल्हा जलता था। उसने कुछ किया, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी शोर के। फिर वो उस कमरे की ओर बढ़ा जहां दिनेश और सौरभ सो रहे थे। हरदेव राम ने दोनों को हमेशा के लिए सुला दिया। उस पल हरदेव राम पति नहीं था, पिता नहीं था, बस एक ऐसा इंसान था जिसे लग रहा था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर बाद वो वापस लौटा और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक तेज आवाज के साथ धमाका और शिवपुरा की रात सन्नाटे से खौफ में बदल गई। जब धुआं छटा तो उस घर में जिंदगी नहीं बची थी, सिर्फ खामोशी थी और राख। सरोज देवी और निधि दोनों उस अंधेरे की भेंट चढ़ चुकी थीं। अगली सुबह पूरा गांव सन रह गया। सुबह होने से पहले ही नागौर जिले के शिवपुरा गांव में एक आदमी चुपचाप घर से निकला। यह आदमी था हरदेव राम। वो सीधे शिवपुरा पुलिस चौकी पहुंचा। ड्यूटी पर बैठे सिपाही से हरदेव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैंने जो किया है उसकी सजा लेने आया हूं। पुलिस पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब हरदेव ने अपने घर का पता बताया और पूरी रात की बात लड़खड़ाती हुई आवाज में सुनाई तो चौकी में सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि कैसे उसके घर के भीतर सब कुछ बिखर चुका था, कैसे उसे लगा कि उसने एक पति और एक पिता दोनों के रूप में सब कुछ खो दिया है। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन कोई सफाई नहीं। पुलिस तुरंत शिवपुरा गांव पहुंची। चारों शवों को कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था,
आखिर ऐसा कैसे हो गया? पुलिस पूछताछ में हरदेव राम ने बस इतना कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। मैं खुद को सही नहीं ठहरा रहा, बस सच बता रहा हूं। अब मामला अदालत के हाथ में है। कानून तय करेगा कि हरदेव राम दोषी है या नहीं। लेकिन शिवपुरा गांव इस बात का गवाह बन चुका है कि जब नशा, गरीबी, खामोशी और गलत फैसले एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, पेश है कुछ जरूरी कानूनी जानकारियां और सुझाव जो आपको ज्यादा जागरूक, समझदार और सुरक्षित बनने में मदद करेंगे। कानून अपने हाथ में लेना अपराध है। भारत में चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, किसी की जान लेना या नुकसान पहुंचाना अपराध है। आईपीसी की धारा 302 हत्या, आईपीसी की धारा 307, 304 गंभीर अपराध। भावनात्मक आघात या गुस्सा कानून में सफाई नहीं माना जाता। घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न भी अपराध है। अगर परिवार में नशे में मारपीट, धमकी देना, मानसिक प्रताड़ना, डर का माहौल, तो ये घरेलू हिंसा कानून डीवी एक्ट 2005 के तहत आता है। समय रहते शिकायत करने से कई बड़े हादसे रोके जा सकते हैं। अवैध संबंध या गलत फैसले मौत की सजा नहीं। कानून के अनुसार रिश्तों में गलत फैसले, नैतिक गलती, सामाजिक शर्म किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देती। गलत का जवाब हिंसा नहीं, कानून होता है। पुलिस और कानून मदद के लिए होते हैं। अगर किसी परिवार में हालात बिगड़ रहे हों, किसी की सुरक्षा खतरे में हो, मानसिक दबाव बढ़ रहा हो, तो स्थानीय पुलिस, महिला हेल्पलाइन 181 या 1091, सामाजिक काउंसलिंग, ये रास्ते मौजूद हैं। लेकिन अक्सर लोग डर या शर्म में चुप रहते हैं। गरीबी और नशा अपराध का कारण नहीं, चेतावनी है। कानून ये मानता है कि गरीबी, बेरोजगारी, नशे की लत ये जोखिम संकेत हैं, ना कि अपराध करने की छूट। समय पर इलाज, काउंसलिंग और मदद कई परिवारों को टूटने से बचा सकती है। समाज और परिवार के लिए जरूरी सुझाव: खामोशी सबसे खतरनाक होती है। समस्या को दबाना अक्सर उसे और बड़ा बना देता है। बात करें, मदद लें, अकेले न लड़ें। बच्चों से संवाद बनाए रखें, डर का माहौल न बनाएं, भरोसे का रिश्ता रखें, उनकी बात सुनें। संवाद टूटते ही गलत फैसलों की शुरुआत होती है। नशे की लत को हल्के में न लें। नशा फैसले कमजोर करता है, हिंसा को बढ़ावा देता है, पूरे परिवार को खतरे में डालता है। इलाज और काउंसलिंग जरूरी है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक पिता को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक था? आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसकी थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और अंत में दोस्तों, याद रखिए, गलत रास्ता कभी समाधान नहीं होता। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।